हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माहौरीली। मेरी प्रीवियस वीडियो के कमेंट्स में किसी ने मुझसे पूछा था कि एक स्पेसिफिक लाइन है, उसका मतलब क्या है। ऑल्दो आई नो कि उनको बहुत अच्छी तरीके से पता था उस लाइन का मतलब, बट आई थॉट कि आई शुड क्रिएट अ वीडियो अबाउट दिस। तो वो लाइन थी बेसिकली MC स्टैन वाला पार्ट था जो सॉन्ग है नान चाकू, उसमें उसमें एक लाइन थी, पसंद है आज भी लेकिन वो आर। तो वो जो आर वाला वर्ड है ना, मुझे कमेंट्स में किसी ने पूछा कि भाई ये आर क्या होता है, ये मुझे समझाओ। वैसे मैंने कमेंट्स में उनको रिप्लाई किया था, बट आई थॉट कि इट वुड बी नाइस इफ़ आई क्रिएट द फुल वीडियो, क्योंकि मेरे माइंड में बहुत सारी चीज़ें थी जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहती हूँ। मैंने यहाँ पर अपनी डायरी में भी कुछ चीज़ें पॉइंटर्स नोट डाउन किए हैं, सो दैट इज़ वाई आई एम होल्डिंग दिस। तो स्टार्ट करते हैं कि ये जो आर वर्ड है ये होता क्या है। ये आर वर्ड आप लड़कियों के लिए भी यूज़ करते हो और लड़कों के लिए भी यूज़ होता है। आर बाजी करना, तो समटाइम्स लड़कों के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है, लेकिन लड़कियों के लिए इसको एज अ डेरोगेटरी टर्म यूज़ किया जाता है। लड़कियों की इंसल्ट करने के लिए, सोसाइटी से उनको थोड़ा सा कट ऑफ करने के लिए, या उनको इंफीरियर फील करवाने के लिए ये वर्ड यूज़ किया जाता है, स्पेसिफिकली फॉर लेडीज़। लड़कों के लिए फिर वो थोड़ा-सा मज़ाक में इस चीज़ को ले जाते हैं, बट लड़कियों के लिए एक बहुत हैवी इंसल्ट होती है अगर उनके लिए कोई ये वाला वर्ड यूज़ करता है। तो बाय द वे रिसेंटली नमिता थापड़ उन्होंने भी थोड़ी-सी ना बेनिफिट्स बताए थे कि नमाज़ पढ़ने के बेनिफिट्स क्या हैं। ऑब्वियसली वो एक हिंदू हैं, लेकिन उन्होंने नमाज़ पढ़ने के बेनिफिट्स बताए, तो इस बात पे उनको भी बहुत सारे लोगों ने आर वर्ड बोल के काफ़ी ज़्यादा हेट किया था। बट आई थिंक दैट वाज़ टोटली सेंसलेस। बहुत गलत बात है कि इतनी सी बात पे किसी को आप इस तरह का वर्ड आप किसी के लिए यूज़ कर रहे हो। हाउएवर मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है इस चीज़ के बारे में कि ये आर वर्ड क्यों हम बोलते हैं, और हमारी जो सोसाइटी में जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि मैंने थोड़ा सा ह्यूमन हिस्ट्री की बात की है, तो वो अब ह्यूमन हिस्ट्री आपके साथ मैं शेयर करूँगी। लेट्स से इन इस दुनिया में जब से इंसान आबाद हुए हैं, हम कह सकते हैं कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिलीजन इज़ हिंदुइज़्म, ठीक है। और बाय द वे आई वाज़ टॉकिंग अबाउट द आर वर्ड। बेसिकली जो लोग एक से ज़्यादा पार्टनर्स के साथ होते हैं, और इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि उसके लिए आर का वर्ड यूज़ किया जाता है। जो मोर देन वन पार्टनर उनके होते हैं, और स्पेसिफिकली विदाउट मैरिज अगर होते हैं तो ये ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे अगर हम ह्यूमन हिस्ट्री की बात करें तो हिंदुइज़्म इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिलीजन्स। अगर आप हिंदुइज़्म में देखें तो आपको पता है कि हिंदुइज़्म में एक बहुत प्रोमिनेंट फिगर है जिनको हम तृष्णा कह के बोलते हैं, और उनके बारे में ये बात बहुत ज़्यादा फेमस है कि उनकी 16,000 से ज़्यादा वाइफ्स थी। ऑब्वियसली उनमें से 16,100 के करीब ऐसी वाइफ्स थी जो उन्होंने किसी, आप कह सकते हैं, एक ईवल पर्सन से बचा के उनको अपनी मैरिज में लिया था, ताकि उन लड़कियों को या फीमेल्स को एक सोशल सिक्योरिटी मिल सके। तो यहाँ पर हमें, लेकिन उनके अलावा आई थिंक सो 8 और उनकी वाइफ्स थी जिनके साथ उनका काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिलेशन था, इंटीमेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर अगर हम हिंदुइज़्म में ही देखें तो आपको जो हम बोलते हैं कि राम, उनके जो फादर हैं, उनकी भी 3 वाइफ्स थी। फिर जब राम की हम बात करते हैं तो उनके बारे में ये है कि उन्होंने ना वाव ऑफ सिंगल वुमन, यानी कि वन वुमन फॉर लाइफ वाली एक कसम खाई थी। आई थिंक सो दैट वुड बी राइट टू से कि उन्होंने अपनी लाइफ है ना एक वुमन के साथ गुजारने के लिए डेडिकेट की थी। तो यहाँ पर लेकिन हमें दोनों चीज़ें मिल रही हैं। हिंदुइज़्म में भी कहीं पे आपको पॉलीगैमी मिल रही है, और कहीं पे आपको मोनोगैमी भी मिल रही है। तो हिंदुइज़्म में ये दोनों चीज़ें एग्ज़िस्ट करती हैं। फिर अब हम थोड़ा-सा आगे अगर आप बुद्धिज़्म की तरफ जाएँ, तो बुद्धिज़्म में यहाँ पर ना मैंने थोड़े से नाम नोट किए थे। एक है किंग बिम्बिसारा। इनके बारे में कहा जाता है कि इनकी 500 से ज़्यादा वाइफ़्स थी, या ऑलमोस्ट 500 वाइफ़्स थी उनकी। और फिर कोई किंग अशोका भी हैं, उनकी भी मल्टीपल वाइफ़्स थी जिनके साथ उनका फ़िज़िकल रिलेशनशिप था। लाइक उनकी बीवियाँ थी, पर वो काफ़ी ज़्यादा थी, एक से ज़्यादा थी। अब यहाँ पर एक से ज़्यादा पार्टनर हिंदुइज़्म में भी आए, बुद्धिज़्म में भी आए। आपने पूरी वीडियो देखनी है, क्योंकि इस्लाम में जो 4 शादियाँ होती हैं, आई नो कि आप उस चीज़ से बहुत अवेयर हैं। आप पूरी वीडियो देखेंगे देन आई थिंक कि आपको भी बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा कि मैं क्या पॉइंट अपना मेक करना चाह रही हूँ। तो फिर हिंदुइज़्म और बुद्धिज़्म के अलावा अगर आप जूडाइज़्म की तरफ जाएँ, जूडाइज़्म भी वन ऑफ द ओल्डेस्ट अब्राहमिक रिलीजन है। जूडाइज़्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में ना फ़र्क ये है कि जूडाइज़्म में जिन लोगों को माना जाता है, उनमें अगर आप जीसस को ऐड कर दें तो वो क्रिश्चियनिटी हो जाती है। और अगर आप
जूडाइज़्म वाले सारे प्रॉफ़िट्स और क्रिश्चियनिटी वाले सारे प्रॉफ़िट्स और साथ जो इस्लाम में प्रॉफ़िट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको ऐड कर दें तो वो इस्लाम हो जाता है। बेसिकली ये तीनों जूडाइज़्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम अब्राहमिक रिलीजन्स हैं। तो इनमें अब्राहम जो कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो काफ़ी ज़्यादा एक प्रोमिनेंट फ़िगर के तौर पे समझे जाते हैं। जूडाइज़्म में भी हमें देखने को मिलता है कि किंग सोलोमन की मल्टीपल वाइफ़्स थी, ऐसा उनकी बुक्स में लिखा है। उसके अलावा किंग डेविड उनकी भी मल्टीपल वाइफ़्स थी। किंग जैकब उनकी भी मल्टीपल वाइफ़्स थी, तो ऐसा जूडाइज़्म में लिखा हुआ है। फिर अगर हम क्रिश्चियनिटी में आएँ, जूडाइज़्म और क्रिश्चियनिटी में ना फ़र्क ये है कि जो क्रिश्चियंस हैं वो जीसस को मानते हैं और जो जूडाइज़्म को फ़ॉलो करते हैं वो जीसस को नहीं मानते। इस तरह से उनका कुछ है। तो यहाँ पर अगर हम क्रिश्चियनिटी को देखें तो क्रिश्चियनिटी में भी आपको इस तरह की एक एसेंस मिल रही है, क्योंकि जो लोग क्रिश्चियंस हैं वो किंग सोलोमन और किंग डेविड, जैकब इनको मानते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जूडाइज़्म में या क्रिश्चियनिटी की भी जो हिस्ट्री है, उनमें भी पोलीगैमी एग्ज़िस्ट करती है। फिर हम इस्लाम की तरफ आते हैं। इस्लाम में जो बेसिकली ये रिलीजन जियोग्राफिकली एक ऐसी जगह पे आया था जहाँ पर ऑलरेडी यानी इस्लाम आने से पहले ही जो अरब लोग थे, उनका कल्चर था कि वो एक से ज़्यादा औरतों के साथ शादी करते थे, यानी मल्टीपल वाइफ्स थी। और थोड़ी नहीं थी, काफ़ी ज़्यादा थी, काफ़ी बड़े अमाउंट में, बड़े नंबर्स में वो शादी करते थे फीमेल्स के साथ। तो इस्लाम ने ना उसको कैप किया कि जो इतनी ज़्यादा आप शादियाँ कर रहे हो, इसको मैक्सिमम आप 4 करो एक टाइम पे, 4 से ज़्यादा आप एक टाइम पे नहीं कर सकते। तो इस तरह से इस्लाम में कॉन्सेप्ट आया। इसके बाद फिर अगर आप यानी इस पूरी सिचुएशन में अगर मैं आपको ये बात कहूँ तो ऐसा नहीं है कि खाली जो मेल्स हैं, वो ही मल्टीपल फीमेल्स के साथ जा सकते हैं। इस्लाम के बारे में बहुत ज़्यादा हेवीली कहा जाता है कि इसमें एक आदमी बहुत सारी औरतों से शादी कर सकता है, तो औरतों को उनके हकूक़ नहीं मिलते। जबकि जो हमारे प्रॉफ़िट हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी जो फर्स्ट मैरिज थी, वो जिनके साथ हुई थी, वो जो वुमेन है उनकी ऑलरेडी भी लाइफ में उनके पार्टनर रहे थे, उनकी शादियाँ हुई थी। अब जब वो विडो हो गई थी या ड्यू टू एनी सर्कमस्टांसेस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम उनसे मैरिज से पहले जो उनकी वाइफ़ है उनके ऑलरेडी 2 या 3 रिलेशनशिप्स रह चुके हैं। और जब वो प्रॉफिट के साथ उनकी मैरिज हुई तो ऐसा था कि वो जो लेडी है, जो वुमन है, उसकी लाइफ में मल्टीपल पार्टनर्स थे। अलग-अलग टाइम पे थे बट मल्टीपल पार्टनर्स थे। और जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनकी जो फर्स्ट मैरिज थी, उनके साथ 25 इयर्स तक रही है और 25 इयर्स ऑफ मैरिज में वो मोनोगामस थे, यानी उनकी सिर्फ़ एक ही वाइफ़ थी। फिर जब उनके पास रिलीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आई थी, तब उन्होंने मल्टीपल फीमेल्स के साथ शादी की थी और मोस्टली वो जो जो भी वुमेन थी, वो ऑलरेडी मैरिड थी मोस्ट ऑफ देम। और उनकी प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम के साथ सेकंड मैरिज थी। तो ऐसा नहीं है कि खाली सिर्फ जो मेन हैं वो ही मल्टीपल पार्टनर्स रख सकते हैं। फीमेल्स भी एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम इन देयर लाइफ मल्टीपल पार्टनर्स रखती हैं। वरना जो इस्लाम में जो मोस्ट प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी है प्रॉफिट मुहम्मद पीस बी अपॉन हिम की, वरना गॉड फिर उनको अलाउ ही ना करते कि वो किसी ऐसी फीमेल से शादी करते जो कि ऑलरेडी किसी के साथ शादी जैसी रिलेशनशिप में होती। तो यहाँ पर कुछ मिसकंसेप्शंस भी हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये तो थोड़ी-सी रिलीजियस डिस्कशन थी। अब हम थोड़ा-सा ना एम्पायर्स की तरफ जाते हैं। रोमन एम्पायर के बारे में बात करेंगे, ग्रीक एम्पायर के बारे में, एंशिएंट चाइना के बारे में हम बात करेंगे। तो हम वहाँ देखते हैं कि वहाँ पर रिलेशनशिप्स का सीन किस तरह का था। फिर हम एनिमल किंगडम पे भी आएँगे। तो आकर ना पूरी वीडियो देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। मैंने काफ़ी ज़्यादा सोच समझ के इसको फॉर्मुलेट किया है। आई होप कि आपको मज़ा आएगा ये वीडियो सुन के। थोड़ा-सा स्टार्ट में बोरिंग है बट एंडिंग बहुत मज़े की है। दैट आई गारंटी यू। तो अब यहाँ पर आपने देखा कि रिलीजन्स में डिफरेंट रिलीजन में किसी एक रिलीजन की बात नहीं है, डिफरेंट रिलीजन में ऐसी सिचुएशंस हैं जहाँ पर एक पर्सन, चाहे वो मेल है या फीमेल है, उसके मल्टीपल पार्टनर्स रह चुके हैं। ऐसा हमारी ह्यूमन रिकॉर्डेड हिस्ट्री में लिखा हुआ है। ठीक है, ये मैं खुद से स्टोरी नहीं बना रही, ये जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री हमारे पास अवेलेबल है, मैंने आपको वो नरेट किया है, बस वो बताई है। अब हम जब एंशिएंट ग्रीस की बात करें, तो वहाँ पर एक स्ट्रिक्ट रूल था कि जो भी एक कॉमन पर्सन है, वो एक ही शादी कर सकता है, यानी एक मर्द और एक औरत, और एक मोनोगैमस रिलेशनशिप चलेगी कि एक मेल है और एक फीमेल है और उनका ही रिलेशनशिप चलेगा। बट वहाँ पे कुछ जो एलीट्स थे, जैसे हम कह सकते हैं कि जो अलेक्जेंडर द ग्रेट, उनके जो फादर थे, उनकी ना मल्टीपल वाइफ्स भी थीं।
और वाइफ़्स के अलावा भी उनकी और फीमेल्स के साथ रिलेशनशिप थी, और उन फीमेल्स को ना अलग-अलग तरीके से कैटेगराइज़ किया हुआ था। कुछ ऐसी फीमेल्स थीं जिनके साथ कॉन्क्यूबाइन्स जैसी रिलेशनशिप थी, और कुछ ऐसी भी फीमेल्स थी वहाँ पर जो कि ना उनको बोला जाता है हिटायरा। हिटायरा आई थिंक इज़ द वर्ड, जहाँ पे जो वुमेन होती हैं वो एजुकेटेड होती हैं, बट उनको इंटीमेट कंपेनियनशिप के लिए यूज़ किया जाता है। यानी ये ऐसी फीमेल्स होती हैं जिनके पास वो नॉलेज होती है जो कि उन फीमेल्स के पास नहीं होती, जिनको वाइफ बनाया जाता है। यानी ये थोड़ी सी ज़्यादा इंटेलेक्चुअल होती हैं, लेकिन इंटेलेक्चुअल होने के साथ इनको सोशली इंटीमेसी के लिए यूज़ किया जाता है, एज अ सोर्स ऑफ इंटीमेसी एंड इंटेलेक्चुअल इनकाउंटर्स। इस तरह के फीमेल्स हैं, इनके लिए ये वर्ड है HETAIRA, किटायरा। आई थिंक दिस इज़ हाउ वी प्रोनाउंस इट। तो लेकिन ये ऐसी मल्टीपल रिलेशनशिप्स एलीट में थी, जो कि अलेक्जेंडर द ग्रेट के फादर थे, और जो कॉमन मैन है उनके लिए वन मैन और वन वुमेन वाली रिलेशनशिप थी। उसके बाद फिर हम जाएंगे एंशियंट रोम की तरफ। ये मैंने ग्रीस की बात की थी, अब हम रोम की तरफ जाएंगे। अब एंशियंट रोम में सीरियल मोनोगैमी थी। सीरियल का मतलब कि एक वक़्त में एक आदमी एक औरत से शादी कर सकता है, और अगर उसको दूसरी फीमेल से शादी करनी है, तो पहली वाली को डाइवोर्स देनी पड़ती है। तो इसको हम कहते हैं सीक्वेंशियल मोनोगैमी, यानी एक सीक्वेंस के साथ, यानी आप मल्टीपल लोगों के साथ शादी कर सकते हो, बट वन एट अ टाइम। तो इसको सीक्वेंशियल मोनोगैमी कहा जाएगा। और इवन जो पावरफुल मेन थे वहाँ के, जैसे ऑगस्टस या ट्रेजन, उनके लिए भी ये स्ट्रिक्ट रूल था कि वन वुमेन एट अ टाइम ही वो अपने साथ मैरिज में रख सकते हैं। फिर यहाँ पर एक एक्सेप्शनल केस आएगा जूलियस सीज़र का। इनके बारे में कहा जाता है कि इनकी 3 वाइफ़्स थीं, और 3 वाइफ़्स होने के साथ-साथ इनकी मिस्ट्रेस भी थीं। और जो क्लियोपैट्रा है, जो आपने सुना ही होगा, क्लियोपैट्रा का नाम आपने बहुत दफ़ा मूवीज़ में, फ़िल्म्स में, इंटरव्यूज़ में बहुत जगह सुना होगा। मॉडलिंग इंडस्ट्री में भी क्लियोपैट्रा को, या आर्ट में भी उसको बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब किया जाता है। तो वो कह सकते हैं कि उनकी मिस्ट्रेस थीं, और रोम में इनकी रिलेशनशिप को अच्छी तरीके से नहीं देखा जाता था। जो आम लोग होते हैं वो इनकी रिलेशनशिप को इतना पॉज़िटिवली नहीं देखते थे, और यही कहते थे कि क्लियोपैट्रा और जूलियस सीज़र एक साथ रहते हैं, तो ये गलत है, क्योंकि जूलियस सीज़र ऑलरेडी मैरिड थे, और ऑलरेडी मैरिड होने के साथ अब वो इनके साथ शादी तो नहीं वो कर सकते, लेकिन एक रोमांटिक रिलेशनशिप एंजॉय की थी उन्होंने। और हाल ही क्लियोपैट्रा के साथ नहीं थी, बहुत सारी जगहों पे ये भी लिखा हुआ है कि क्लियोपैट्रा के अलावा उनकी और भी काफ़ी सारी मिस्ट्रेस थी। तो ये भी एक ऐसी पर्सनैलिटी है जूलियस सीज़र, जिनकी मल्टीपल फीमेल्स के साथ अक्रॉस देयर लाइफ रिलेशनशिप्स रही हैं। आपने ना अभी ऐसा नहीं सोचना कि मैं पैट्रियार्की को प्रमोट कर रही हूँ। अभी कुछ जनरल हिस्ट्री की कुछ बातें हैं, उसके बाद फिर मैं आपको फीमेल एम्पावरमेंट के बारे में भी बात करूँगी। तो आपने देखना है, वीडियो स्किप नहीं करनी। फिर यहाँ पर तो आपको पता चल गया कि ये एंशिएंट रोम वाला था। फिर है एंशिएंट इजिप्ट। एंशिएंट इजिप्ट भी मोनोगैमस था, वहाँ पे भी वन वुमेन फॉर लाइफ वाली रिलेशनशिप्स रहती थी। बट वहाँ पे जो फ़ैरोज़ थे, स्पेसिफिकली रैमसेस II, उनकी काफ़ी सारी वाइफ़्स थीं, और वाइफ़्स के अलावा भी उनकी मल्टीपल कॉन्क्यूबाइन्स थीं, और आई थिंक 100 उनके चिल्ड्रन थे। तो मतलब काफ़ी सारी इनकी रिलेशनशिप्स रही हैं। और ये जो रिलेशनशिप्स हैं इनका, चाहे वो रोम में थी, ग्रीस में थी, कहीं पे भी थी, इनका ऑलवेज़ मतलब ये नहीं होता कि लस्ट है या लव है। समटाइम्स अपनी टेरिटरी को एक्सपैंड करने के लिए, अपनी सक्सेशन को स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए, अपनी जो लेगेसी है, जो डायनेस्टी है, उसके सेव करने के लिए, या डिफरेंट ट्राइब्स हैं तो उनके दरमियान कोई फाइट्स वगैरह ना हो, तो वो शादी कर लेते थे, ताकि वो एक सोशल सिक्योरिटी और पीस मेंटेन रहे। तो काफ़ी ज़्यादा सोशल वेलफेयर के लिए भी शादियाँ बहुत सारे लोगों ने की हैं, जहाँ पे वुमेन को जो जो विडो हो जाती थीं, उनको भी सपोर्ट करने का एक मेथड था। तो हमारी थ्रू आउट द हिस्ट्री मल्टीपल रीजंस की वजह से लोग मल्टीपल मैरिज करते थे, नॉट ऑलवेज बिकॉज ऑफ द लस्ट। इसकी और भी रीजंस थी, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि जो हिंदुज़म में फिगर हैं, जो उनमें पर्सनैलिटी है कृष्णा के नाम से, उनकी भी जो मल्टीपल वाइफ्स थी, उनमें भी 16,000 ऐसी थी जो कि एक तरह की सोशल सर्विस के लिए उन्होंने शादी की थी, ताकि उन फीमेल्स को एक सोशल राइट मिल सके, या एक सेफ्टी नेट मिल सके। तो यहाँ पे तो ये चीज़ें। अब थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग है एंशिएंट चाइना। अब ये जो चाइना है, क्योंकि आई थिंक सो इट इज़ फेयर एनफ कि हम एंशिएंट चाइना को भी डिस्कस करें, क्योंकि यहाँ पर ना एक
ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम था, मतलब इनमें जो होता था वो काफ़ी ऑर्गेनाइज़्ड होता था। वहाँ पे सबकी सेफ्टी इंश्योर की जाती थी कि अगर एक बीवी है, फीमेल है, उसने एक आदमी के साथ शादी की और शादी करने के बाद वो दोनों अमीर हुए हैं, तो उसको मना किया जाता था आदमी को कि वो फिर अगर तुमने इतनी स्ट्रगल के साथ शादी करके सक्सेस हासिल की है, तो अब सक्सेस के बाद तुम उस फीमेल को ऐसे ही इतने आराम से छोड़ नहीं सकते। और अगर कोई फीमेल को छोड़ता भी था, तो उस फीमेल की प्रोटेक्शन का पूरा एक सिस्टम होता था कि जो भी पर्सन इन्वॉल्व्ड है वो प्रोटेक्टेड रहे, सेफ रहे, सिक्योर रहे। तो इसमें भी ये था कि एक एम्पायर होता था जिनकी थाउजेंड्स ऑफ वुमेन के साथ रिलेशनशिप्स होती थी, जिसमें एक इनकी मेन वाली होती जिसको एम्प्रेस कहते थे, जो कि उसके इक्वल कंसिडर की जाती थी। और बाकी जो है उनमें से उनमें भी ग्रुपिंग होती थी, कोई इंफीरियर समझी जाती थी, कुछ को नोबल कंसोर्ट कहते थे जिनको फिर भी थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट मिलती थी। लेडीज़ ऑफ द वाटर जो कि थोड़ा-सा इन्फीरियर कंसीडर की जाती थी। क्लास सिस्टम आप कह सकते हैं, या जिस तरह से इनकी डिवीज़न है कि कौन ज़्यादा सुपीरियर है या ज़्यादा एलीट है या कौन थोड़ा-सा इन्फीरियर है, लोगों में मतलब एक ग्रुपिंग की हुई थी। बट लोगों के राइट्स सिक्योर थे कि लोग इमोशनली, फाइनेंशियली एक सिक्योरिटी के साथ अपनी लाइफ स्पेंड करें। और ये भी है कि थोड़ा-सा डेंजरस भी था क्योंकि कुछ लोग एक-दूसरे को मार भी देते हैं। ऐसे भी केसेज़ होते हैं। तो यहाँ पे एंशिएंट चाइना में भी इस तरह का सिस्टम था। तो अब आप देखेंगे चाहे वो डिफरेंट एम्पायर से, रोम में मोनोगैमी थी सीरियल, और इजिप्ट में भी मोनोगैमी थी, लेकिन जो एलीट्स थे वो थोड़ा-सा पॉलीगैमी वाली साइड पे थे। और चाइना में भी ये कॉन्क्यूबाइन्स वाला एक सिस्टम था कि आप एक वाइफ़ के अलावा और भी फीमेल्स के साथ आप अ, इंटीमेट होते थे। लेकिन उन फीमेल्स के साथ जो इंटीमेट आप हो रहे हो, उन फीमेल्स को इतनी सोशल सिक्योरिटी नहीं थी मिलती, और उनके जो बच्चे होते थे, उनको भी वो वाला एक टाइटल नहीं मिलता है जो कि एक एम्प्रेस से होने वाले चिल्ड्रन को मिलता है। तो ये तो ह्यूमन हिस्ट्री थी जो कि काफ़ी बोरिंग थी। आई अंडरस्टैंड इट फुली। ये सारी बातें आपने ऑलरेडी भी सुनी होंगी, आप जानते होंगे। अब थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग साइड पर आते हैं, व्हिच इज़ द एनिमल किंगडम। जब हम आर वाला वर्ड यूज़ करते हैं, आर वाला वर्ड हम इसलिए यूज़ करते हैं कि जब एक पर्सन एक से ज़्यादा लोगों के साथ इंटीमेट होता है, तो उसको आप कहते हो कि दिस इज़ नॉट गुड, वो एक अच्छा कैरेक्टर वाला पर्सन नहीं है और वो एक बुरा पर्सन है, दैट इज़ अ बैड पर्सन। ये हमारी सोसाइटीज़ में जनरल परसेप्शन है, और इसका ताल्लुक रिलीजन से नहीं है। आप पाकिस्तान में हो, इंडिया में हो, बांग्लादेश में हो, यूरोप में हो, अमेरिका में हो, अगर आपका पार्टनर चीट कर रहा है, आप उसको बुरा ही बोलोगे। तो मैं क्योंकि जेन ज़ी का पार्ट हूँ, तो मैंने वो वाला टाइम भी देखा है कि जब हमें हमारे ना माइंड में ये होता था कि जब हम बड़े हो जाएँगे तो हमारी किसी से शादी होगी और हम सारी ज़िंदगी हैप्पी रहेंगे। और फिर हमने वो वाला टाइम भी देखा है कि जब सोशल मीडिया आया, सोशल ऐप्स आई, डेटिंग ऐप्स आई, और लोगों ने जो डेटिंग कल्चर है ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया, तो हमने ये दोनों चीज़ें देखी नहीं है। अब यहाँ पर आपको ना थोड़ा-सा एनिमल किंगडम को भी देखना चाहिए ताकि आपको समझ आए कि हमारी सोसाइटी जो सोचती है, ज़रूरी नहीं है कि गॉड भी वैसे ही सोचते हों। हम देखेंगे अभी कि गॉड ने जिस तरह से मल्टीपल क्रिएशंस क्रिएट किए हैं, वो क्रिएशंस मेटिंग कैसे करती हैं? मेट करना यानी मेल और फीमेल जो इंटीमेट होते हैं आपस में, जिनके थ्रू फिर रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है। उस चीज़ को मेटिंग कहते हैं। तो अब हम देखेंगे एनिमल किंगडम में जो कि नेचर का पार्ट है, जो कि गॉड ने ही बनाया है, जिस गॉड ने हमें बनाया है, उसी गॉड ने एनिमल्स को भी बनाया है। तो हम वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे मेटिंग कल्चर कैसा होता है। मोस्ट ऑफ द मैमल्स, जिसमें लायंस भी इंक्लूड होते हैं, वो मल्टीपल विमेन के साथ फिजिकल रिलेशनशिप में आते हैं। अभी मैं मेल्स की बात कर रही हूँ, हम फीमेल वाली स्पीशीज़ पे भी जाएँगे जहाँ पर फीमेल मल्टीपल मेल के पास जाती है। तो आप देखें इस वीडियो को। सो एनी हाउ, अब यहाँ पे मैंने एक एनिमल्स की लिस्ट बनाई थी। लायंस, एलिफेंट सील्स और गोरिल्लाज़, ये ऐसी स्पीशीज़ हैं जिनमें जो मेल है वो मल्टीपल फीमेल को प्रोटेक्ट भी करता है और उनके साथ इंटीमेट रिलेशनशिप्स में भी आता है। उसके बाद अगर हम बात करें कुछ बर्ड्स की और इंसेक्ट्स की, सारे बर्ड्स की नहीं, लेकिन बर्ड्स में भी कुछ ऐसी स्पीशीज़ हैं और इंसेक्ट्स में भी कुछ ऐसी स्पीशीज़ हैं जिनमें जो एक फ़ीमेल है, वो मल्टीपल मेल्स के पास जाती है। अब वो जो फ़ीमेल है उसमें हम कह सकते हैं कि एक हमारे पास आए थे लिली ट्रॉटर्स। अ, इसमें क्या है कि जो फीमेल है उसकी बॉडी काफ़ी लार्ज होती है मेल के कंपैरिजन में, और वो फीमेल काफ़ी एग्रेसिव होती है। अभी एक ऐसा स्पीशीज़ है, एक ऐसी स्पीशीज़ है जहाँ पर जो फीमेल है वो प्रोटेक्ट करती है मेल्स को, यानी अगर कोई डेंजर है, तो जो मेल्स हैं वो बैठते हैं पीछे और वो जो बच्चे हैं उनको लुक आफ्टर कर रहे होते हैं, और जो फीमेल्स हैं वो प्रोटेक्ट कर रही होती हैं। तो ऐसा सिस्टम हमारी नेचर में एग्जिस्ट करता है। ये थी अबाउट
लिली ट्रॉटर्स, तो आप इसको सर्च कर लें कि ये किस तरह से मेटिंग करते हैं। तो ये नेचर का पार्ट है। जिस गॉड ने हमें बनाया है, उसी गॉड ने इनको भी बनाया और उनके लिए यही सिस्टम डिज़ाइन किया है। फिर हम बात करेंगे हनी बीज़ की। अब हनी बीज़ में होती है क्वीन बी। एक क्वीन बी मल्टीपल ड्रोन्स के साथ, जो कि मेल बीज़ होती हैं, उनके साथ रिलेशन मेट करती है। और जो मल्टीपल जो मेन हैं, वो उस एक क्वीन बी के साथ ऑब्वियसली मेट कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर जैसे हम ह्यूमन बीइंग्स की बात करें, अगर एक फीमेल मल्टीपल मेल्स के साथ मेट करे, तो आप उसको आर बोल देते हो। लेकिन जिस गॉड ने हमें बनाया है, उसी गॉड ने नेचर में एक स्पीशीज़ भी रखी हुई है हनी बीज़ की, जिसको डिज़ाइन ही इस तरह से किया गया है कि वो एक क्वीन बी होती है जो मल्टीपल मेल्स के साथ, जिनको प्रॉपर वर्ड में ड्रोन कहा जाता है, उनके साथ मेटिंग करती है। तो अब क्या गॉड ये बोलेंगे कि ये जो हनी बी है ये कैरेक्टरलेस है और आप उसको कैरेक्टरलेस बोल के शहद खाना छोड़ देंगे? क्या आप ऐसा करेंगे? अगर करेंगे तो कमेंट्स में ज़रूर बताएँ। तो आपको उसकी जो बायोलॉजी है, उसकी जो नेचर का पार्ट है, जिस तरह से उसका डिज़ाइन है, आप उसकी बेस पे उसको ये नहीं कह सकते कि वो जो क्वीन बी है वो इमोरल है या कैरेक्टरलेस है, या आप उसको भी आर बोलेंगे कि क्या वो क्वीन बी आर है? तो अब आप खुद सोचें। और मैं स्पेसिफिकली, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड एक मुस्लिम बैकग्राउंड है, तो मैं ये भी बात बोलूँगी कि हमारी जो होली बुक है कुरान, उसमें गॉड ने स्पेसिफिकली हनी बीज़ को मेंशन किया हुआ है अलग-अलग जगहों पे। ये एक ऐसी हनी बीज़ बेसिकली इंसेक्ट होती हैं, बर्ड नहीं होती, इंसेक्ट होती हैं। तो हनी बीज़ को कुरान में भी डिस्कस किया गया है, यानी गॉड ने एक ऐसी स्पीशी को डिस्कस किया है बहुत पॉजिटिव वे में, कि वो हनी प्रोड्यूस करती है जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। कि और उस हनी बी की क्वालिटी ये है कि वो एक फ़ीमेल फ़ीमेल यानी जिस तरह ह्यूमंस में मेल फीमेल है, वो हनी बी जो क्वीन बी है वो फ़ीमेल है। वो मल्टीपल मेल्स के साथ मेट करती है, 1-2 नहीं, बहुत ज़्यादा मेल्स के साथ वो मेट करती है। फिर जाके आपको हनीकॉम्ब का पूरा स्ट्रक्चर वो सारा कुछ मिलता है और हनी आपको मिलता है और जो भी चीज़ें हैं वो सारी इन प्रोसेस आती हैं। तो गॉड ने ऐसी क्रिएशन डिज़ाइन ही क्यों की जिसमें जो फीमेल है वो मल्टीपल मेल्स के साथ मेट कर रही है। और अभी हम बाकी स्पीशीज़ को भी देखते हैं। मैंने ना वीडियो जस्ट अभी-अभी मेरा ये आइडिया आया था, तो मैंने पॉइंटर्स नोट किए हैं, इनको मैंने ज़्यादा मेमोराइज़ भी नहीं किया। उसके अलावा सैंड पाइपर्स, इनमें भी यही है कि इसमें भी जो फीमेल है वो मल्टीपल मेन के साथ मेट करती है। तो एक हमने एनिमल किंगडम की बात की। एनिमल किंगडम में मोस्टली जो रिलेशनशिप्स हैं वो पॉलीगैमस हैं, यानी जो मेन हैं वो मल्टीपल वुमेन के पास जाते हैं। और इवन अगर आप बर्ड्स की बात करें, बर्ड्स में भी 2 तरह की रिलेशनशिप्स हैं। एक है सोशल मोनोगैमी और एक है जेनेटिक मोनोगैमी। सोशल मोनोगैमी ये है कि आप एक फीमेल के साथ इंटीमेट होते हो, उसके साथ आपके बच्चे होते हैं और आप उस फीमेल के और बच्चों की प्रोटेक्शन करते हैं। लेकिन जेनेटिक मोनोगैमी ये है कि क्या आपने उस जो मेन फीमेल है, उसके अलावा कभी किसी दूसरी फीमेल के पास जाके मेटिंग की है? सो द आंसर इज़ येस। मोस्टली जो एनिमल किंगडम में भी लोग हैं, जो स्पीशीज़ हैं, वो सोशली मोनोगैमस है, यानी वो एक मेन उनकी वाइफ़ और चिल्ड्रन वाला पार्ट होता है। लेकिन उस एक मेन वाइफ़ के अलावा भी जाके वो कभी रैंडमली इधर-उधर जाके करते हैं मेटिंग। तो ये अ, गॉड ने डिज़ाइन की है। ह्यूमन बीइंग्स के लिए तो ये है ना कि हमें नॉलेज है, अच्छा-बुरा क्या है, तो हमारा टेस्ट होगा। एनिमल्स का कोई टेस्ट नहीं होगा। और गॉड ने कहीं पे भी इनको बाउंड नहीं किया कि एक मेल मल्टीपल फीमेल्स के पास जाएगा या एक फीमेल मल्टीपल मेल्स के पास जाएगी। एक बहुत डाइवर्सिटी एग्ज़िस्ट करती है हमारी अदर स्पीशीज़ में भी, जो कि एक्सेप्ट फॉर ह्यूमन बीइंग्स, अगर आप बाकी स्पीशीज़ को देखें, तो उनमें भी आपको एक वैरायटी मिलती है। अब हम थोड़ा-सा बात करेंगे ऐसी स्पीशीज़ के बारे में जिसमें मेल और फीमेल दोनों मल्टीपल लोगों के साथ डेट करते हैं, मेट करते हैं। और इनमें आ जाते हैं हमारे चिंपैंज़ीज़, बोनोबोस, उसके अलावा रैबिट्स हैं, कुछ फ़िश हैं, जो हमारी डीप सी में जो फ़िश होती हैं, वो भी, उनमें भी यही है कि मल्टीपल वुमेन, मल्टीपल मेन के साथ और मल्टीपल मेन, मल्टीपल वुमेन के साथ, यानी अब ये ग्रुप में कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। ये पूरा का पूरा ग्रुप ही लगा हुआ है और ये जब करते हैं किसी के साथ अटैच नहीं होते। कुछ जैसे मैमल्स हैं, या कुछ ऐसी स्पीशीज़ होती हैं जिसमें जो छोटे बच्चे होते हैं उनको बहुत ज़्यादा केयर रिक्वायर्ड होती है। उनको मेल और फीमेल दोनों की केयर चाहिए होती है। तो वहाँ पर सोशल मोनोगैमी आ जाती है। और अगर आप प्योरली बात करें कि प्योरली मोनोगैमी कितने परसेंट एग्ज़िस्ट करती है, तो जितना अभी मैंने थोड़ा-सा रिसर्च किया था,
3% टू 5% था, और चलो इसको हम थोड़ा-सा एक्सटेंड भी कर लें तो 10-15% होगा। एनिमल किंगडम में जो मेजॉरिटी है, वो मल्टीपल लोगों के साथ मेट कर ही रही है। उसके अलावा सी टर्टल्स भी एक ऐसी स्पीशीज़ है जिसमें जो फीमेल है, वो सी में बहुत सारे मेन के साथ वो मेट करती है, फिर वो बीच पे आती है और अपने जो भी उसका प्रोडक्शन वाला पार्ट है वो करती है। और कुछ स्पीशीज़ ऐसी भी हैं जो कि फादरलेस होती हैं। उन स्पीशीज़ में वो फीमेल उनकी मदर तो होती है, लेकिन उन स्पीशीज़ का कोई फादर नहीं होते। अगर आप क्वीन बी वाली थ्योरी को भी देखेंगे, तो उसको आप डिटेल में सर्च करेंगे तो आपको ये वाला कॉन्सेप्ट भी मिलेगा। अब वीडियो थोड़ी-सी डिसऑर्गनाइज़्ड है क्योंकि फ्लो में नहीं है। मुझे थोड़ा-सा प्रिपेयर करना चाहिए था, बट एनी हाउ अब इसको ऐसे ही आप अंडरस्टैंड कर लें, क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड थी। मैंने जल्दी-जल्दी बस कहा, बस जल्दी-जल्दी वीडियो बनाते हैं, और मैं रिवाइज़ करना या नोट्स पढ़ना भूल गई थी लिटरली। जो नोट्स थे वो पूरे हो गए हैं, अब थोड़ा-सा हार्ट टू हार्ट टॉक करते हैं। अब यहाँ पे देखें, जब हम अपनी सोसाइटी की बात करते हैं तो सोसाइटी में जो लोग एक से ज़्यादा लोगों को डेट करते हैं या इंटीमेट होते हैं, उसको गलत समझा जाता है। और क्योंकि हमारी अपब्रिंगिंग भी इसी तरह है कि स्पेसिफिकली साउथ एशिया में हमें यही बताया जाता है कि दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ बैड। लेकिन हमें ये भी देखने को मिलता है कि जो फीमेल शादी करती हैं, शादी करने के बाद भी उनकी लाइफ इतनी खूबसूरत नहीं होती। उनकी कभी-कभी डोमेस्टिक वायलेंस भी फेस करना पड़ता है, और भी मल्टीपल चीज़ें हैं जिनसे उनको गुज़रना पड़ता है। यानी शादी आपकी हैप्पीनेस को गारंटी नहीं करती। अब ये जो रैप में लाइन थी, पसंद है आज भी लेकिन वो आर, देखो जिसने ये लाइन गाई है, आई एम क्वाइट श्योर कि वो उस पर्सन ने भी अपनी ज़िंदगी में एक से ज़्यादा लोगों को डेट किया होगा। ठीक है। मैं किसी पे एलिगेशन नहीं लगा रही, मैं जस्ट एक पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रही हूँ, ऐसा मेरा ओपिनियन है। तो आप बिला वजह फीमेल्स को इतना ज़्यादा डिग्रेड करते हो कि अगर एक फीमेल मल्टीपल मेन के पास जा रही है, तो वो आप इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हो। लेकिन सेम चीज़ अगर मेन करते हैं तो आप उसको इतना ज़्यादा डिस्करेज नहीं करते। आप उसको बोलते हो कि वाओ! बड़ा तीर मार लिया किसी ने। पहली बात तो ये कि हमारी सोसाइटीज़ में कहीं पे भी, खाली पाकिस्तान, इंडिया की बात नहीं है, यूरोप में भी आप चले जाएँ, जो लड़कियाँ बहुत फ्रीडम उनको मिलती है या वो थोड़ा-सा एक्सप्लोर करती हैं इन चीज़ों को, उनको भी अलग-अलग वर्ड्स उनके लिए बोले जाते हैं। बी वर्ड बोला जाता है, एस वर्ड बोला जाता है, मतलब उनके लिए भी बहुत सारे वर्ड्स बोले जाते हैं, और ये किसी एक जगह की बात नहीं है, पूरी दुनिया में ऐसा हो रहा है। फीमेल्स को बहुत ज़्यादा आप लोग दबा के रखते हो, और अपने आप को आप देखो, आप खुद क्या कर रहे हो, उसके बारे में आप बिल्कुल भी नहीं सोचते कि हम जो कर रहे हैं वो ठीक है या नहीं, लेकिन आप चाहते हो कि एक फ़ीमेल जो है वो आपको फुल प्योर फॉर्म में अवेलेबल मिले। फिर हम गॉड की बात करते हैं। हमें जिस तरह से बताया जाता है कि मोनोगैमी होनी चाहिए, वन टू वन होना चाहिए। एक टाइम था, आज से कुछ साल पहले, ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा हमें सेंसिबल लगती थी कि वन टू वन होना चाहिए। लेकिन अब जितना ज़्यादा सोशल मीडिया एक्सपैंड हो चुका है और जगह-जगह पर आपको क्लब्स मिल रहे हैं, स्पास मिल रहे हैं और अलग-अलग इस तरह की चीज़ें मिल गई हैं। तो बहुत सारे मेन हैं, आप ऑनेस्टली अगर पूछें अपने आप से या आप मेल सर्कल में बात करें, तो आपको ये बोलेंगे कि एक आदमी के लिए बहुत कॉमन है कि उसकी लाइफ में मल्टीपल लोग आए हों बिफोर ही मैरीज अ गर्ल whom he considers pure and worthy of marriage। तो यहाँ पर ना एक बहुत अलग चीज़ है, और मेन में भी ये है कि वो डेट करने के लिए किसी अलग टाइप की लड़की को देखते हैं और शादी करने के लिए वो एक अलग टाइप की लड़की को देखते हैं। उनमें भी एक ये डाउन साइड है। तो इस वीडियो में ना जो मेरा परसेप्शन था, जो आर वर्ड है उसका, पहले तो हम देखेंगे कोई भी पर्सन इस वजह से आर नहीं हो जा रहा कि वो किसी एक से ज़्यादा लोगों के साथ इंटीमेट रिलेशनशिप्स में आ रहा है। मोस्टली जो रिलीजन्स हैं, उनमें हम शादी के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। गॉड कहीं पे भी, किसी भी रिलीजन में ये नहीं कहते कि मेल और फीमेल को आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं रखनी चाहिए। हर रिलीजन में गॉड ने यही कहा है कि अगर आप रिलेशनशिप कोई रखना चाह रहे हो, तो शादी के थ्रू करो। शादी क्या होती है? आप फॉर्मली सबको बताते हो कि आपका इस पर्सन के साथ एक सर्टेन काइंड ऑफ रिलेशनशिप है। इससे क्या होता है कि जो चीटिंग है, वो फिर कम होती है। लाइक आपको चीटिंग ना करनी पड़े, इसलिए ये चीज़ है। इससे आपको राइट्स भी मिलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक लड़की ने विदाउट मैरिज एक लड़के के साथ कुछ कर लिया। अब उसके पास कोई लीगल ग्राउंड नहीं है कि वो लड़का अगर उसको छोड़ के जाता है तो वो कुछ क्लेम कर सके। तो मैरिज स्पेसिफिकली फीमेल्स को काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। आजकल आप जितना भी देख लें कि बहुत सारी लड़कियां जो रो रही हैं, जिनको किसी ने होप्स दिए थे कि वो शादी करेंगे और वो फिर उनसे शादी नहीं करते। फिर कुछ तो मॉडर्न कल्चर भी ऐसा है कि लोग इन चीज़ों को इतना ज़्यादा दिल पे नहीं लेते, मूव ऑन कर जाते हैं। लेकिन कुछ बहुत ट्रेडिशनल
माइंडसेट भी होता है जो इतनी जल्दी मूव ऑन नहीं कर पाता। वो हार्ट ब्रेक से गुज़रता है, एंग्ज़ायटी के साथ गुज़रता है, अपनी सेल्फ वर्थ को क्वेश्चन करता है और अपनी फ़िज़िकल अपीयरेंस पे क्वेश्चन्स उनको होता है कि क्या हम इतने खूबसूरत थे या हम में क्या कमी थी? जबकि कमी लड़कियों में नहीं होती, कमी उन लोगों में होती है जो कि उनका इस्तेमाल करते हैं। मैं ये ज़रूर कहूँगी कि लड़कियों में दिमाग की कमी होती है और ऐसा नहीं है कि लड़कियों को इंटेलिजेंट बनाया नहीं गया, ये इसलिए है क्योंकि लड़कियों को प्रॉपर्ली एजुकेट नहीं ही किया गया। लड़कियों को वो एनवायरनमेंट ही नहीं दिया गया जहाँ पे वो एक्सप्लोर कर सके। एक ऐसी लड़की जो वेस्ट में रहती है, यूरोप में रहती है, वो ज़्यादा इंटेलेक्चुअली स्मार्ट होती है एज़ कम्पेयर टू वुमेन इन साउथ एशिया जहाँ पर फीमेल्स को उनको प्रॉपर वर्ड्स भी नहीं बोलने आते। लाइक कोई चीज़ है, आप अक्सर मूवीज़ में देखेंगे लड़कियों की इंग्लिश का मज़ाक उड़ाया जाता है। जब आप एक लड़की को स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी भेज ही नहीं रहे, तो आप उसकी जो वर्ड्स की प्रोनंसिएशन है, उसको कैसे क्वेश्चन कर सकते हो? आई डोंट थिंक इट मेक्स सेंस। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि लड़कियों के साथ स्पेसिफिकली गलत ही हैं और ऐसा नहीं है कि इस दुनिया में खाली लड़कियों के साथ ही गलत हुआ है। लोगों में डिविजन्स हैं, जिसके पास पावर होगी, मनी पावर होगी, उसकी रिस्पेक्ट की जाएगी, जिस जो इतना फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होगा, उसको पैरों तले कुचल दिया जाएगा। कोई अगर किसी सेलिब्रिटी वाली साइड पर है तो उसको आप इज़्ज़त देंगे और अगर कोई कॉमन पर्सन है उसको आप इज़्ज़त नहीं देंगे। ब्लैक और वाइट की बेस पे लोगों में डिविजन्स क्रिएट की जाती हैं। कोई कहाँ रहता है उस बेस पे डिविजन्स क्रिएट की जाती हैं। अभी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान तो बहुत कॉमन है, लेकिन इंडिया में भी आप देखें तो वहाँ पर भी इंटरनली एक जगह के लोग अपने आप को सुपीरियर समझेंगे, दूसरे लोग अपने आप को सुपीरियर मतलब ऐसा होगा कि दोनों ग्रुप्स में डिवीज़न आएगी। और ऐसा पाकिस्तान में भी होता है और ऑल अराउंड द वर्ल्ड होता है। जैसे पाकिस्तान, इंडिया है, वैसे रशिया और यूक्रेन भी है। सुपर पावर्स की गेम में चाइना वर्सेस यूएसए भी है और आप यूएस को भी देखें, वेनेजुएला पे कभी कब्ज़ा कर रहा है, कभी कहीं कुछ कर रहा है, कभी कहीं कुछ कर रहा है। तो आप खाली ये नहीं कह सकते कि खाली ये पाकिस्तान, इंडिया का मसला है। मेरी नज़र में ये एक ह्यूमन क्राइसिस है। यानी आपने ग्लोबली लोगों को वॉर्स में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व कर दिया, इसको मार दो, इसको नीचा समझो, इसको ऊपर समझो, खाली फीमेल्स की बात नहीं है, ऑल अराउंड द वर्ल्ड ह्यूमैनिटी ने एक बहुत गलत तरीका एडॉप्ट किया हुआ है कि जो आपसे डिफरेंट ओपिनियन रखता है, उसको आप बिल्कुल ही उसको ज़िंदा रहने का हक भी ना दो। अब फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करें तो जो इंसान खुल के बात करता है, उसको दबा दिया जाता है। तो ये जो अलग-अलग लेवल्स पर ग्लोबली जो डिविजन्स ह्यूमन बीइंग्स में क्रिएट की जाती हैं, मैं इस चीज़ के बहुत अगेंस्ट हूँ। और रही बात रिलेशनशिप्स की, तो अब जो मॉडर्न रिलेशनशिप्स हैं, यहाँ पर आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप अगर किसी पर्सन से शादी करोगे तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका था, आपका है, आपका रहेगा, ऐसा नहीं है। जिस पर्सन से आपकी शादी होगी, आपसे पहले भी वो लोगों को वो डेट कर ही रहा होगा। स्पेसिफ़िकली जहाँ पर को-एजुकेशन होती है या ऐसा एनवायरनमेंट है जहाँ पे मेल और फीमेल्स बहुत ज़्यादा को-एक्सिस्ट करते हैं या को-वर्किंग स्पेसेस हैं, वहाँ पर ये चीज़ें होती हैं। तो अब अगर आप अपना माइंडसेट इस तरह का रखेंगे कि जो एक से ज़्यादा पार्टनर्स रखता है वो आर होता है और ये आर वाला वर्ड लड़कों से ज़्यादा लड़कियों के लिए यूज़ किया जाता है। लड़कों के लिए भी यूज़ किया जाता है, आर-बाज़ी करना, इस तरह से करके मज़ाक में, हँसी-मज़ाक में बहुत सारे लोग करते हैं। लेकिन मुझे लगता है ये बहुत गलत चीज़ है कि आप लड़कियों को इतना पीछे कर दो। अगर एक लड़की के मल्टीपल रिलेशनशिप्स हैं, इसमें क्या बुराई है? आपने भी तो किए ना, या तो आपके अपने नहीं थे, फिर आप लड़की को बोलो। और मुझे तो रैपर्स बोल रहे हैं ये कि पसंद थी आज भी लेकिन वो भाई तुम खुद क्या हो? तुम बताओ तुम क्या हो? ठीक है? अब यहाँ पे इतनी ज़्यादा ये जो डिविज़न्स हैं कि छोटी-छोटी बातों पे और फीमेल्स के बारे में तो आदमी मतलब देखो, अगर हम आदमियों की बात करें ना तो हम कहते हैं कि आदमी बहुत फूल होते हैं, वो थोड़े से लाइटली चीज़ों को लेते हैं, इतना सीरियस नहीं लेते। लेकिन जब कोई लड़की उनको चीट करे तो उनको बहुत दुःख होता है। देखो, अगर आप किसी मुश्किल से गुज़रे हो, तो आपको पता है कि वो मुश्किल वक़्त आपने कैसा गुज़ारा है और अगर आप किसी और को उसी मुश्किल वक़्त में देखो, तो आप उसके साथ थोड़ा-सा ना सिम्पैथाइज़ करते हो कि यार उस पे कितना बुरा वक़्त आ रहा है। आप अंडरस्टैंडिंग शो करते हो। लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे लड़के खुद तो बहुत कुछ करते हैं और जब वही चीज़ कोई लड़की उनके साथ कर दे, तो फिर उनको ना जलन होती है, फिर उनसे बर्दाश्त नहीं होता, फिर मेल ईगो और ये कर देंगे, वो कर देंगे। मतलब भई तुम खुद तो अपने आप को देखो, तुम खुद क्या चीज़ हो? अपनी एक्शंस को ठीक करो, फिर किसी दूसरी लड़की के कैरेक्टर पे बात उठाओ। तो यहाँ पर मुझे ये चीज़ बिल्कुल नहीं पसंद कि इतने आराम से आप किसी को भी आर वाला वर्ड बोल देते हो और आर वर्ड तो ऐसे जैसे हलवा हलवे की तरह बाँट रहे हो आप हर किसी को, ये यार, वो यार, ये यार।
भई आर से रानी भी होता है, हम रानी हैं, क्या करोगे तुम? आई मीन दिस इज़ सो हिलेरियस। क्यों इतना किसी को पर्सनल लेवल पर जाके अटैक करना है? एक ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पे लड़कियों को, लड़कों को, दोनों को ये चीज़ें एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है, वहाँ पर दोनों ही करते हैं, लड़कियाँ भी करती हैं, लड़के भी करते हैं। और एक ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पर सिर्फ़ लड़कों को ये चीज़ें एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है, वहाँ लड़कियों को ये चीज़ें एक्सप्लोर करने का मौका ही नहीं मिलता। फिर आप उनको कहते हो कि वो तो अच्छी लड़की है, वो तो कैरेक्टर उसका बहुत अच्छा है, वो तो एक संस्कारी लड़की है, घरेलू लड़की है, ख़ानदानी लड़की है। यार उसको मौका ही नहीं मिला कुछ करने का। उसको भी उसी एनवायरनमेंट में लेके जाओ जहाँ पर वो अलग-अलग मेल्स के साथ इंटरैक्ट कर पाएगी, वो भी वही करेगी जो दूसरी लड़की कर रही है। और ये अलग तरह का कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट आप सब में बाँटते फिर रहे हो। मतलब मुझे इस चीज़ की ना बिल्कुल समझ नहीं आती है हमारी सोसाइटी में जो कुछ हो रहा है। और जो क्वीन बी वाली एग्ज़ाम्पल थी, देखो गॉड ने ह्यूमन बीइंग्स को क्रिएट किया है एंड आई अंडरस्टैंड कि हम जानवरों से अलग हैं। और जो रूल्स और रेगुलेशंस हमें मिले हैं, हमें उनको ही फॉलो करना चाहिए। लेकिन हमें थोड़ा-सा ना गॉड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना चाहिए कि गॉड ने अगर हनी बीज़ के लिए ये चीज़ अलाउ की हुई है कि फीमेल मल्टीपल मेल के पास जा सकती है, तो इट मीन्स कि वो हनी बी इमोरल तो नहीं है। आप अगर इमोरल समझते हैं हनी बी को, तो आप हनी बी में जो क्वीन बी है, उसको आप आर बोल रहे हैं, आर बी बोल रहे हैं उसको आज से। तो मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें ना ह्यूमन बीइंग्स ने अपने लिए क्रिएट की हैं और अपना ही नुकसान किया है। अब ऐसी जो सोसाइटीज़ हैं, ऐसी जो कंट्रीज़ हैं जहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट की बात होती है, फीमेल्स को एम्पावर करने की तरफ ज़्यादा फोकस किया जाता है। आई रियली अप्रिशिएट दोज़ कंट्रीज़। और ये चीज़ काफ़ी पहले हो जानी चाहिए थी। इस दुनिया में हम इंसान पता नहीं कब से रह रहे हैं, हमने टेक्नोलॉजी में काफ़ी एडवांसमेंट अचीव की है। लेकिन ये जो बेसिक चीज़ें थी, बेसिक ह्यूमन बिहेवियर, एक पॉजिटिव ह्यूमन जेस्चर, अ सेंस ऑफ लिविंग विद पीस, वो हमें है ही नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि खाली लड़के और लड़कियों की बात है। लड़कियां और लड़कियां भी आपस में एक दूसरे के साथ इतनी कोई सॉलिड फ्रेंडशिप शो नहीं करती। और लड़कों में भी आप देख लो, सॉलिड फ्रेंडशिप एक इंसिडेंट की मार होती है और फिर सबके ट्रू कलर सामने आ जाते हैं। आप ही देख लें, जो रैपर्स में भी डिस ट्रैक्स आते हैं, एक-दूसरे को डिस कर रहे होते हैं। कभी-कभी वो एक पॉपुलैरिटी के लिए करते हैं कि चलो तुम्हें भी फ़ायदा होगा, मुझे भी फ़ायदा होगा, तो लोगों के सामने एक बीफ करते हैं, ऐसा भी होता है। तो मुझे ये लगता है कि हम अगर एक पर्सन है स्पेसिफिकली आज के दौर में, आज अगर मैं यहाँ पे बैठ के ये बात करूँ कि नहीं, एक इंसान की लाइफ में एक पार्टनर होना चाहिए, या तो शायद आज से 10 साल पहले के लोगों को वो बात समझ आती, वो उससे रिलेट करते। लेकिन अब जो टाइम आ गया है जहाँ पे सोशल मीडिया है, आपके पास डेटिंग ऐप्स हैं, आप स्कूल, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस में, वर्क प्लेस पे, इवन जब आप शादी के फंक्शंस अटेंड कर रहे होते हो, आप रेगुलरली मेल फीमेल इंटरैक्शंस कर रहे होते हो। तो वहाँ पे अगर आप इस माइंडसेट के साथ जाओगे, देन आई थिंक कि आपको भी लाइफ में ना वो प्रॉपर चीज़ मिल नहीं पाएगी। आप यही समझते रहोगे कि मैंने तो सोचा था कि मुझे शादी के बाद एक लॉयल पार्टनर मिलेगा। जब वो नहीं मिलेगा तब आप बैठ के रोओगे। तो यहाँ पर ना थोड़ा-सा एक डिसऑर्गनाइज़्ड वीडियो मैंने क्रिएट कर दिया है एंड आई होप आपको जो मेन मेरा पॉइंट है वो समझ आया होगा। आर किसी को भी नहीं बोलना चाहिए, और जो लड़के लड़कियों को बोल रहे हैं, अपने आप को भी बोल रहे हैं। रैपर्स में और दूसरे वाले आर में, आर तो दोनों में ही है। सो इसी पॉइंट से वीडियो को मैं एंड करती हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरी बातों की अगर सेंस बनती है तो कमेंट्स में अपने व्यूज़ शेयर कर दें, और डू लेट मी नो आपको ये वीडियो कैसी लगी है, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं कोई अच्छी पॉलिश्ड वीडियो क्रिएट कर सकूँ। आई होप यू हैव एन्जॉयड दिस वीडियो। सी यू इन माय नेक्स्ट वन।